फ्रेंड्स, मीमांसा टाइम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा एवं उसे हल करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ें और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम यह बताना चाहते हैं कि यह यूट्यूब चैनल आपके सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी निर्मित किया गया है, जिसमें सिविल सर्विसेज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, उनके क्लास लिए जाते हैं। फिर एसएससी, एनडीए, यूपीएसआई, यूपीपी, टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेखपाल, रेलवे, आर्मी इत्यादि विभिन्न वनडे एग्ज़ाम्स की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। इसी संदर्भ में अभी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो अभी हिंदी का या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जो श्रृंखला चल रहा है, उसी का यह अगला वीडियो है सामान्य हिंदी का। इसके अंतर्गत 50 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को व्याख्या सहित हल अभी हम लोग देखने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम काल कहलाता है, मतलब प्रथम काल को किस काल के नाम से जानते हैं। पहला विकल्प है आदिकाल, दूसरा है वीरगाथा काल, तीसरा है चारण काल और चौथा है उपर्युक्त सभी। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य का जो काल होता है उसको महत्वपूर्ण हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो पहला ही काल हम लोगों का आदिकाल होता है, दूसरा काल होता है हम लोगों का पूर्व मध्य काल, इस पूर्व मध्य काल और फिर उत्तर मध्य काल और फिर आधुनिक काल को हम लोग देखते हैं। और इसी की कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ के देखा जाता है तो पढ़ा जाता है कि आदिकाल को ही वीरगाथा काल या चारण काल भी कहा जाता है। आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी तक का होता है, में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया जाता है कवियों के द्वारा, जो दरबारी जीवन जीते थे कवि, और इसलिए इनको चारण काल भी कहा जाता है या चारण काल के कवि भी कहते हैं। चारण का काल का कहने का मतलब ये है कि ये लोग चारण गाते थे, मतलब अपने जो इनके राजा थे, महाराजा थे, उनके केवल विषय में गाते थे, उनका गुणगान करते थे, उनके वीरता की व्याख्या करते थे। और आदिकाल चूँकि प्रारंभिक काल है इसलिए इसे आदिकाल कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ओष्ठ्य ध्वनि क्या है, कौन सी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब वर्णों को उच्चारित किया जाता है तो मुंह के अंदर से निकली हुई वायु जब हमारे ओठ को जब हमारे ओठ को स्पर्श करती है तो वैसे वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इन ओष्ठ वर्णों में हम लोग विभिन्न तरह के वर्ण देखते हैं। जो भी प वर्ग के वर्ण होते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये पांचों वर्ण ओष्ठ वर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण करने में हमारे जो लिप्स होते हैं, वोट्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, अर्थात वायु वहीं पर, मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु वहीं पर टकराती है। तो इसके हिसाब से ये प भी है, भ भी है और म भी है, लेकिन च नहीं है। इस तरह से इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। हम लोग पढ़े थे य, र, ल और व, इन्हें हम लोग अंत्यष्ट व्यंजन कहते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन में भी पढ़ते समय बताया गया था कि इसमें वो, व और ल के अन्य भिन्न गुण के कारण इनके अन्य नाम भी दिए जाते हैं। जैसे ल को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं या वर्ण कहते हैं, जबकि व को लुंठित कहा जाता है, लुंठित वर्ण कहा जाता है इस व को।
तो इस दिए गए विकल्पों में से ये पार्श्विक, उत्क्षिप्त, ऊष्म और प्रकंपित में से विकल्प ए इसका आंसर होगा। इन्हें सेमी वावेल भी कहते हैं, अर्धस्वर, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है चौथा कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का भाग जो 17 है यह राजभाषा है। इस भाग का नाम ही है राजभाषा, और इसमें हमारा जो अनुच्छेद होता है वह आर्टिकल 343 से 351 तक का होता है। इस तरह से इसके अनुसार यदि विकल्प हम लोग देखते हैं तो आंसर आपका, ध्यान से देखिए, आंसर आपका डी होगा। राजभाषा ये भाग 17 है संविधान का। फिर पांचवा प्रश्न है इसी से कि प्रथम राजभाषा आयोग कौन था। हम लोग जानते हैं कि जो पहली राजभाषा आयोग था उसका गठन 1957 में किया गया, और इसके अध्यक्ष थे बी जी खरे। इसीलिए इस आयोग को बीजी खरे आयोग भी कहा जाता है। इसके अनुसार आप विकल्प के अनुसार आप देख सकते हैं आंसर बीजी खरे आयोग भी आंसर सी होगा। क्योंकि यह राजभाषा आयोग का जो गठन होता है वो समय समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो हिंदी भाषा के विकास के लिए विभिन्न तरह के सुझाव सरकार को देते हैं। अगला प्रश्न है छठवां कि महाप्राण ध्वनि व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। ये व्यंजन की कैटेगरी हम लोग पढ़े थे, जो स्पर्शी व्यंजन हैं उसमें प्रत्येक वर्ग में जो क वर्ग या इसी टाइप के अन्य जो वर्ग हैं इसमें 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। फिर उसी टाइप के अन्य जो वर्ग आएंगे च वर्ग में, ट वर्ग में, फ वर्ग में, सब में ऐसे 5 वर्ण आते हैं। इन्हीं को हम लोग ऐसे कैटेगरी बना दे, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। इसके नीचे जितने भी यहाँ पे वर्ण आएंगे सब इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन कोड का निर्माण किया था। यदि आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके अनुसार बताया गया था कि महाप्राण और अल्प प्राण में कैसी कैटेगरी होती है। 2 और 4 ये कैटेगरी होती है महाप्राण की। जब इनको उच्चारित किया जाता है तो मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण, और जब अपेक्षाकृत कम मात्रा में निकलती है तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। इस हिसाब से आंसर आप देखिए ये हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि इसमें दूसरा और चौथा दिया गया। दूसरा कौन, ये वाला ग्रुप, और चौथा ये, मतलब इस ग्रुप के जितने भी आएंगे ऊपर से नीचे तक सबके सब आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 7वां, निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा जा रहा है। तद्भव देखिए, इसमें विकल्प दिया गया है विहग, खग, पक्षी और पंछी। विहग, खग, पक्षी और ये तीनों के तीनों जो ऊपर वाले जो आपके ऑप्शन हैं यह तत्सम है, ये जानते रहिएगा, यह तत्सम शब्द हैं। जबकि डी है वो आपका तद्भव है। अगला प्रश्न है 8वां कि अजायब घर है, मतलब ये शब्द है, ये शब्द किस प्रकार का है। इसी के लिए ये विकल्प दिया गया है आपके 4 देशज शब्द, तत्सम शब्द, यौगिक शब्द, संकर शब्द। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो अजायब घर है वह घर और प्लस अजायब यह 2 शब्द से मिलकर के बना है, और एक तरह से कहें हम लोग तो यह यौगिक शब्द भी है। और यौगिक शब्द के अलावा अगर हम लोग ठीक से देखें इसका तो ये संकर शब्द भी होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी इस प्रश्न के 2 आंसर आते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया है उसके अनुसार इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये 2 शब्दों को मिक्स करके संकर या मिश्रित शब्द बना करके पूछा गया है। 9वां प्रश्न है सर्वनाम के कितने, ये भेद है फ्रेंड्स, सर्वनाम के कितने
भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विकल्प है 6, 5, 7 और 4। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हम लोग पढ़े हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर 10वां प्रश्न है कि उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का मतलब उसमें दो क्रिया होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब प्रेरणा देने वाली क्रिया है। द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब कि ऐसी क्रिया जिसमें एक क्रिया करके तुरंत दूसरी क्रिया किया जा रहा हो। तो इसके अनुसार आपका आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि एक क्रिया किया गया और बगल में दूसरा क्रिया तुरंत स्टार्ट कर दिया गया। तो इस तरह से यह आपके पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 11वां प्रश्न है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिरी वाक्य में यदि पूछा जाए कारक, तो ऑप्शन के अनुसार है कर्म कारक, अधिकरण, आपादान, संप्रदान। हम लोग जानते हैं जहाँ पर यह से और द्वारा दो शब्द हैं, ये प्रयोग होते हैं किस में? करण कारक में। इसके अलावा भी इनका प्रयोग किया जाता है आपादान कारक में। आपादान कारक, करण कारक में इनके माध्यम से कुछ काम होता है, जबकि आपादान कारक में कोई विघटित या घटित होने वाली, दूर हटने वाली एक चीज जगह से दूसरे चीज को दूर हटाने की बात की जाती है, या उस संदर्भ में इसका से या द्वारा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है छत से ईंट गिरी, मतलब छत पर ईंट रखी थी, वो वहां से गिर रही है, मतलब अलग हो रही है, हट रही है। इस संदर्भ में से का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपादान कारक आ रहा है, तो आंसर आपका सी होगा। 12वां प्रश्न है कि वाग्जाल का संधि विच्छेद है, मतलब इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि यह व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में क के बाद से जब ज मिलते हैं तो यह गो में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल है, जानते रहिएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, चूंकि यह क तभी जुड़ेगा जब यहाँ पे हलंत युक्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस हिसाब से आपका विकल्प ए बी सी डी है, तो आंसर आपका ए होगा। 13वां है वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। हम लोग जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं। पहले को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से पदों की प्रधानता के आधार पर समासों का वर्गीकरण किया जाता है। जब पद पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव, उत्तर प्रधान पद हो तो तत्पुरुष। फिर हम लोग देखते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व, और दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं तो द्विगु होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें यदि, तो दोनों पद प्रधान होते हैं तो आंसर आपका बी होगा, द्वंद्व। 14वां प्रश्न है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? एक दिन पढ़े थे हम लोग, जब शब्द का पहला, समास का पहला जो दिया गया शब्द है, उसके उस शब्द में पहला जो है वो अंकवाची है या संख्यावाची है, यानी कोई संख्या दिया गया हो। इसमें भी चतुर मतलब यहाँ पे चार की बात की जा रही है, चार संख्या की बात की जा रही है। तो इसके अनुसार ये आपके जो समास होते हैं वह द्विगु होते हैं। किंतु यदि यहाँ पर संख्यावाची या अंकवाची यहाँ पे शब्द है, और उस पूरे शब्द का जो समाज के लिए दिया गया है, उस पूरे शब्द का अर्थ कुछ भिन्न निकल रहा हो, तो वैसे में उसका आंसर द्विगु न होकर के बहुब्रीहि हो जाता है। बहुब्रीहि इसका आंसर हो जाता है। तो चतुर्भुज धारी या चतुर्भुज हम लोग जो धारण करते हैं देवताओं या हम लोग भगवान विष्णु की चर्चा या उनके रूप में इनका नाम लेते हैं, इसलिए यह द्विगु न होकर के आपका बहुब्रीहि आंसर होगा। 15वां है कि रस में संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 8, 9, विकल्प है 8, 9, 33 और 49। जानते होंगे, आंसर 33 है। 16वां प्रश्न है नाट्य शास्त्र के लेखक थे पतंजलि, भरत मुनि, राजशेखर और मम्मट। पतंजलि बहुत बड़े व्याकरणविद थे। राजशेखर और मम्मट ये दोनों लोग भी व्याकरणविद ही हैं।
और भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, ये जानते रहिएगा। अगला है आपका 17वां प्रश्न, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलंकारों में, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, मतलब वर्ण बार बार हो एक ही वर्ण, तो वो अनुप्रास होता है। लेकिन जब शब्द बार बार हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे दो शब्द हैं बार बार प्रयोग हुए हैं, यानी एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, और एक का प्रयोग करने के संदर्भ में एक का मतलब धातुरा होता है, मादक पदार्थ जो मादकता देता है, और एक का मतलब होता है सोना, यानी अत्यधिक मात्रा में धातुरा या मादक पदार्थ का सेवन कर लेने से भी आपका या तो बौरा जाता है नर, या फिर थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए पागलपन की अचेतन की अवस्था हो जाती है। वैसे ही जरूरत से ज़्यादा धन या सोना मिल जाने से भी व्यक्ति होश में नहीं रहता है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक शब्द है दो बार प्रयोग हुए, दोनों के अर्थ भिन्न हैं, तो आंसर आपका बी होगा यमक। 17वां प्रश्न 18वां प्रश्न है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना का अर्थ क्या है? यह मुहावरा लोकोक्ति के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है एक ही थाली में भोजन करना, एक ही साथ रहना, एक ही जैसा थाली खरीदना, एक ही प्रवृत्ति का होना। तो चट्टे बट्टे का होने का मतलब है कि एक ही जैसा होना, एक ही जैसे होने के संदर्भ में आंसर आपका डी आ जा रहा है। 19वां प्रश्न है आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। यह भी आपके मुहावरे और लोकोक्ति वाले हिस्से से ही प्रश्न आया है। विकल्प है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, अगला है बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, फिर अगला है अंधा किंतु गुणवान, फिर डी है आंख का सुख लेना। आंख के अंधे नयन सुख का मतलब, नाम नयन सुख का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आंख का अंधा है और उसका नाम रख दिया जाए नयन सुख, यानी नयनों से वो दुनिया को देख रहा है और सुख प्राप्त कर रहा है। तो ये अपने आप में विरोधाभास होता है, और यह विरोधाभास होने के कारण गुण कुछ और है, नाम कुछ और दिया गया है। आंसर आपका ये होगा। 20वां है मुकुंद किसका पर्याय है? पर्यायवाची से प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है शिव, ब्रह्मा, विष्णु और राकस। आप जानते होंगे रिपीटेड प्रश्न है, यह हम विष्णु को ही मुकुंद कहा जाता है। 21वां प्रश्न है कि निम्न में आग का पर्यायवाची कौन नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनल, पावक, व्योम, कृषाण। व्योम हम लोग जानते हैं कि विकल्प जो सी दिया गया है, व्योम का मतलब होता है आकाश। इस तरह से हम लोग देखें तो आंसर विकल्प सी ही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम शब्द है, और यह अपोजिट से प्रश्न आ गया है। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना अर्जन का मतलब होता है, जबकि इसका उल्टा क्या होता है? न्यौछावर करना, बेच देना, या यूँ कहेंगे कि बांट देना या खर्च कर देना। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आंसर आपका अर्जित, व्ययन, अमृत और अर्थ में से व्ययन होगा। व्ययन का मतलब हो गया व्यय करना, और यहाँ पे मतलब होता है प्राप्त करना, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है। 23वां प्रश्न है साधु का विलोम शब्द है। साधु, साधु ऑप्शन है राक्षस, गृहस्थ, असाधु और सधुनी। तो जानते होंगे सधुनी तो इसका एक तरह से कहें हम लोग कि स्त्रीलिंग शब्द है, असाधु ही इसका विलोम होगा, क्योंकि राक्षस और गृहस्थ इस संदर्भ में आंसर नहीं होंगे। फिर अगला प्रश्न है 24वां, बिना घर का क्या कहलाता है? मतलब जिसका घर न हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ, सन्यासी, अनिकेत, इनमें से कोई नहीं। अनाथ तो उसको कहते हैं जिसका मालिक न हो, नाथ न हो। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया है, सन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया है। अनिकेत, निकेत का मतलब होता है घर, निकेत का मतलब होता है घर, और ओ शब्द और जहां भर भी पर भी लगता है, इसका मतलब होता है नहीं। इसलिए अनिकेत का शाब्दिक अर्थ ही हो गया कि जिसका घर न हो, यानी अनिकेत आंसर हो जाएगा। फिर 24वां प्रश्न है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? घाटी, द्रोणी, उपत्यका, पठार।
पठार तो पर्वतों के ऊपर के समतल भूमि को कहते हैं, उपत्यका ही इसका आंसर होगा, क्योंकि दो जो आपके पर्वतों के बीच की यह भूमि होती है, यहाँ की बीच की जो भूमि होती है उसे हम लोग उपत्यका कहते हैं, जबकि द्रोणी और घाटी यह नदियों से संबंधित है, न कि मिट्टी से या मृदा से। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? कवियत्री, 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 कवयित्री। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आंसर बी होता है इसका। 27वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, 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 बर्तन। तो देखते ही आंसर आ रहा है, आप लोग जान ही गए होंगे कि आंसर सी है। वैसे ये रिपीटेड प्रश्न था। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं है? फ्रेंड्स, द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेना, द्विज का मतलब होता है। विकल्प के अनुसार पक्षी, ब्राह्मण, दांत और विदेह। पक्षी भी दो पक्षी ग्रुप के जो होते हैं, एक बार यह अंडे के रूप में, जब पक्षी अंडा देता है उस रूप में किसी पक्षी का जन्म होता है, और दूसरा होता है जब वो अंडे से बाहर निकलता है। तो दो बार यह भी जन्म ले लिया। ब्राह्मण भी द्विज कहलाता है, क्योंकि एक बार तो वो माँ के गर्भ से जन्म लेता है तब वो जन्म लेता है, और दूसरा वह जब यज्ञोपवीत या जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब वह जन्म लेता है, उसे द्विज बन जाता है। यानी वो शिक्षा प्राप्त करने के उपनयन संस्कार के कंडीशन में आता है। दांत भी द्विज होते हैं, क्योंकि एक बार दूध के दांत होते हैं और उसके बाद से प्रॉपर वे में कठोर दांत जन्म लेते हैं। जानते रहिएगा, दूध के कुल दांतों की संख्या 20 होती है। यह भी रिपीटेड प्रश्न है। विदेह, जनक का जो इलाका था, जो विदेह नगरी थी, उसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है? मतलब घन के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें से कौन घन का अर्थ नहीं है, यही पूछा जा रहा है। बादल, बादल का मतलब घन होता है। घना, इसे भी हम लोग घन कह सकते हैं। घनिष्ठ, घनिष्ठ घन नहीं होता है। हथौड़ा भी घन होता है। तो इस तरह से आपका आंसर सी हो गया। फिर अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर मोहन राकेश, और डी है उपेंद्र नाथ औस्क। तो इसमें आंसर जानते रहिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। हरिऔध इनकी उपाधि है, या इनके एक टाइटल के रूप में ये साहित्य की रचना करते हैं इस नाम से। 31 प्रश्न है 31वां, हिंदी प्रदीप के लेखक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, फिर बालकृष्ण भट्ट, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट थे, पंडित बालकृष्ण भट्ट। फिर 32वां प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बहुवचन, गाय, बहन, दर्शन और लता। तो लता का बहुवचन लताएं होगा, बहन का बहने हो जाएगा, गाय के गायों हो जाएगा, दर्शन इसका आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है निम्न में से कौन अव्यय है? अव्यय का मतलब ये होता है, जो जानते रहिएगा कि लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीजें हैं, इससे जो प्रभावित नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं अव्यय, और इससे जो प्रभावित हो जाता है उसे व्यय कहते हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो सुंदर में अगर हम लोग बदल सकते हैं तो बदल लेंगे। सुंदरता हो सकती है, सुंदरी हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। बहुत इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तथा ये एकदम से रिजिड शब्द है, ये इसमें नहीं होगा। आंसर यही होना चाहिए डी, नया, नए, ऐसे हो सकता है एक वचन बहुवचन। तो इसका आंसर सी होगा, तथा। फिर 34वां प्रश्न है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? खाया जाता है, तो खाया जाता है तो कर्तृवाच्य, जिसमें वाच्य क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता के ऊपर बल लगाया जाता है। कर्म में कर्म के ऊपर बल लगाया जाता है, भाव में भाव के ऊपर बल लगाया जाता है। तो खाया जाना एक क्रिया ही है, किंतु यह कर्म के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है।
इसलिए यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा कर्मवाच्य। फिर 35 होगा, अनाम में उपसर्ग है। हम लोग जानते हैं इस प्रश्न को देखने से पहले कि कोई भी शब्द होता है उसके पूर्व में या पहले जो शब्द लगा होता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जबकि बाद वाले को प्रत्यय कहते हैं। और इन शब्द को मिला करके एक नया शब्द हम लोग देख लेते हैं। तो उपसर्ग के रूप में अनाम में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं नाम, आप लोग जानते होंगे अ इसमें जुड़ा है, अ उपसर्ग हो सकता है। आंसर आपका ये होगा अन, अन, नाम, अना, ये सब आंसर नहीं होगा, क्योंकि और अन्य जगह भी प्रयोग होता है। अहिंसा आप लोग सुने होंगे, यहाँ पर भी अ आ गया, और इस तरह से यहाँ पर तो ये प्रयोग हो जाता है, उपसर्ग है आंसर। फिर आपका 36वां प्रश्न है, भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? चिन्हों का एक टॉपिक होता है और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझना पड़ता है। इसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसको विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, ये हम लोग खड़ी पाई या विराम चिन्ह कहते हैं। जबकि ये जो होता है पॉइंट लगा करके ऐसे आना, यही अल्प विराम का चिन्ह है। आंसर डी है। फिर 37वां है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। फ्रेंड्स, एक दिन मैं बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को चेक करने का सबसे बड़ा एक आधार है कि उनको वाक्य में प्रयोग करना सीखिए। अगर हम लोग इन्हीं को वाक्य में प्रयोग करें तो कहें तो उपहार दिया जाता है, पुल्लिंग का भाव आ रहा है। ग्रंथ, ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है, पुल्लिंग का भाव आ रहा है। मस्तक, मस्तक ऊंचा रहता है, इसमें भी पुल्लिंग का भाव आ रहा है। जबकि रचना, रचनाएं की जाती हैं, जाति, यहाँ पर जाति शब्द आ रहा है और यह सीधे सीधे स्त्रीलिंग के तरफ इशारा कर रहा है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, रचना। अगला प्रश्न है 38, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? फ्रेंड्स, इसका वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सघोष अघोष व्यंजन के प्रत्येक कैटेगरी का वर्णन उसमें किया गया है। उसमें बेहतरीन चार्ट है, आप चार्ट के माध्यम से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, लिंक देख लीजिएगा। बस यहाँ पे अघोष का मतलब होता है कि जो घोष न हो, यानी जिसके बोलने पर हमारे कंठ में जो स्वर तंत्र हैं उसके उच्चारण में उसमें गनगनाहट या झंझनाहट या कंपन या घोषता का प्रयोग न हो या घोषता का भाव न आए, उसे अघोष कहते हैं। और हम लोग इसके लिए कोड 135 पढ़ चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। इसके अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हम लोग अभी देख रहे थे स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में, तो उसमें से पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो सब के सब अघोष होते हैं। जैसे यदि हम लोग देखें, क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। तो बोला जाता है तो क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो यानी क के उच्चारण में हम लोगों ने कम वायु मात्रा को निकाला, हमको कम बल का आभास हुआ। और ख को अगर हम लोग देखते हैं तो ख को बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा वायु निकल रही है, ज़्यादा आभास हो रहा है। और वैसे ही ग और अंग में, तो यह तीनों ऐसे कैटेगरी के 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 जो सभी कैटेगरी में स्पर्शी व्यंजन के आएंगे, सबके सब अघोष वर्ण होंगे। और इसके अनुसार देखें तो आंसर हम लोगों का ए आ रहा है, बाकी सब के सब घोष वर्ण है। अगला आंसर आपके प्रश्न है 39, निम्न में सर्वनाम है, मतलब कौन इसमें सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़ और नदी। इसमें हम लोग इसका आंसर आप होता है, जानते होंगे कि यह निजवाचक सर्वनाम का हिस्सा आता है। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं, कैटेगरी होती है, तो इसके अनुसार आंसर आपका बी हुआ। फिर 40वां प्रश्न है, लड़के ने अभी पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, काल पूछा जा रहा है। ये वर्तमान काल ही है, चूंकि वर्तमान काल तुरंत बीता हुआ है, तो इसमें आपके ऑप्शन देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। चूंकि यह घटना अभी अभी हुई है जस्ट, तो यह वर्तमान काल है, लेकिन उसमें घटना पूरी हो गई है, तो आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल।
जबकि संदिग्ध में अभी संदेह होता है, संभाव्य में संभावना होती है, सामान्य में सामान्य गतिविधियां होती हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं। 41 प्रश्न है 41वां कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म हैं। अनिल और अनल का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं अनिल का मतलब होता है वायु का पर्यायवाची है अनिल, और अनल से होता है आग या अग्नि। तो इस हिसाब से हम लोग देखें विकल्प में चारों में, तो वायु और अग्नि पहला ही हो जा रहा है। अग्नि वायु ये भी गलत है, ये भी गलत है, यह भी गलत है। तो आंसर आपका हो गया ए। फिर 41 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। जानते रहिएगा कि 1965 में हिंदी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, और इस तरह से यह प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत थे। आपके इस ऑप्शन के अनुसार आंसर बी है। फिर 43 है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है। विकल्प है राजेंद्र कुमार, रामोद द्विवेदी, कमलेश्वर, खुशवंत सिंह। तो इसका आंसर होगा कमलेश्वर। फिर 44वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सममात्रिक छंद है? हम लोग जानते हैं छंदों की गणना या तो मात्राओं के आधार पर होती है या फिर वर्णों के आधार पर होती है। इसी आधार पर छंद के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक को मात्रिक छंद और दूसरे को वाणिक छंद कहते हैं। तो अगर इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का वर्गीकरण किया गया है। कहीं पर 13-11, मतलब हम लोग जानते हैं कि जो भी छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में से अधिकांशतः जो 4 चरण प्राय होते हैं उसमें से पहला और तीसरा चरण, पहले में 13, फिर तीसरे में 13, और दूसरे और चौथे में 11-11 होता है। तो ऐसे हम लोग 13-11 कह लेते हैं। लेकिन चारों चरणों में यदि 11-11 या 13-13 या 14-14 या 16-16 रहें तो उनको सममात्रिक छंद कहते हैं। वैसे मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं सममात्रिक छंद का दोहा, सोठा, चौपाई और बैरवे में आंसर चौपाई होता है, क्योंकि इसके चारों चरणों में मात्राएं, छंद में मात्राएं समान होती हैं। 45वां प्रश्न है निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जातिवाचक संज्ञा फ्रेंड्स वह संज्ञा होती है जिससे एक शब्द नाम रखने से उस समस्त जाति का बोध कराता है। जैसे हम लोग विकल्प में देख लेते हैं लोहा, लोहे की एक जाति हो गई, लोहे में प्रत्येक तरह का लोहा आ जाएगा। लकड़ी, लकड़ियों की भी एक जात होती है, वो किसी भी चीज़ की लकड़ी हो सकती है, वो भी एक जाति का है। पुस्तक, पुस्तकें भी कई प्रकार की होती है, पुस्तकों की भी एक जाति है। शैशव, शैशव अवस्था होता है, आप जानते होंगे मानव विकास के प्राइमरी स्टेज में ही शैशव अवस्था आता है जन्म के बाद से। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यह आपका आंसर डी होता है, क्योंकि यह जातिवाचक नहीं बल्कि भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है 46, कहावत शब्द में प्रत्यय है। अभी बताया गया है कि शब्द के पहले जो लगे उसे उपसर्ग और शब्द के बाद में जो लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कहावत, हावत, आवत, वत, तो इसमें हावत अवत जो भी दिया गया है, सॉरी इसमें आपका डी जो होगा इसमें से इसका विकल्प में आंसर आपका विकल्प होना चाहिए इनमें से नहीं। तो भैया बैठ जाएगा या कोई और आपके ऑप्शन होना चाहिए। आंसर आपका बी होगा कहावत, वत। फिर 47 है सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हम लोग पढ़ते हैं जब शब्द को पढ़ा जाता है तो दो तरह के शब्द आते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की कैटेगरी भी आगे बढ़ के पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न सामान्यतः पूछा है कितने प्रकार का होता है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार दो ही होगा, एक सार्थक और एक निरर्थक। फिर 48 प्रश्न है 48वां प्रश्न, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभि, अ, अभ्य और अम्भ। फ्रेंड्स ये जब संधि आप बढ़िया से यदि पढ़े होंगे तो ये तुरंत निकाल लेंगे, इसका आंसर अभि होता है।
49 है 49वां प्रश्न, आकारांत पुल्लिंग का उदाहरण कौन नहीं है। आकारांत, इकारांत ऐसे बहुत से शब्द आएंगे, आप सुने होंगे। बस इतना रखिए, याद रखिएगा कि जिस शब्द के अंत में आ आए, आ का भाव आए, उसे आकारांत, और जिस शब्द के अंत में ई का भाव आए उसे इकारांत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में ऊ का भाव आए उसे उकारांत कहेंगे। जैसे अगर हम लोग कहेंगे राजू, तो राजू में ऊ आ रहा है तो ये उकारांत शब्द हो गया। अगर कहें यहाँ पे घोड़ा, तो इसके लास्ट में आ रहा है तो यह आकारांत शब्द हो जाएगा। यदि कहें रानी, तो नी आ रहा है तो ई आ रहा है, तो इसका मतलब यह इकारांत हो जाएगा। तो यही सब विभिन्न तरह की घटनाएं हैं, जानते रहिएगा। इसके अनुसार यदि हम लोग देखें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो घोड़ा आ, इसमें आ रहा है। पाठक क, इसमें ओ आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, जानते रहिएगा। छाता, इसमें भी आ रहा है। लड़का, इसमें भी आ रहा है। तो आंसर ओ केवल आ रहा है किसमें, ब में, बाकी सब में आ रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर 50वां प्रश्न है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं। वचन हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश, संस्कृत और अन्य जो भाषाएं होती हैं वहाँ पे वचन के कई प्रकार हो सकते हैं, 2 से अधिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। पहले को एक वचन और दूसरे को बहुवचन कहते हैं। तो इसका आंसर 50वें का ये हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित या ऐसे ही अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और शेयर भी कीजिएगा दूसरे अपने फ्रेंड्स के पास, अपने जानने वाले लोगों के पास, ताकि इसका जो लाभ है वो लोग भी उठा सकें। लास्ट में बस इतना ही कहेंगे, थैंक फॉर ज्वाइनिंग अस। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।